नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो कि 7 फरवरी को होने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताए जाएंगे उन्हें आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें से 30% प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा, निश्चित रूप से आएगा। अतः आप सारे प्रश्नों को याद कर जाएंगे और कल भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा, आप दोनों वीडियो को देख लेंगे तो आपका सब्जेक्टिव 100% क्लियर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी इसमें से 30% आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप दोनों वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ऑब्जेक्टिव तो रट ही जाएंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इन दोनों मॉडल सेट में मैंने रखा है। तो चलिए आज हम लोग मॉडल सेट 1 देख लेते हैं, कल मॉडल सेट हम लोग 2 देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव सेक्शन 1 को देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया कराई जाती है और आने वाले समय में इस चैनल के माध्यम से आप स्पोकन इंग्लिश भी अच्छा से कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? ऑप्शन है पराग, अंड, ऑप्शन अ तथा ब दोनों या युग्मनज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें जाइगोट जो है यही द्विगुणित है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला, किस फल का बीज खाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस फल का बीज खाया जाता है? शरीफा, लीची, जायफल। तो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। सभी फलों का बीज खाया जाता है, शरीफा, लीची और जायफल। अगला है, शुक्राणु का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एलिस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोजन द्वारा शुक्राणु का नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक्रोसोम में किसका संभाग है? एक्रोसोम में किसका संभाग है? ऑप्शन है गॉल्गी का, मानव शुक्राणु का शीर्ष या मानव शुक्राणु का मध्य भाग या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव शुक्राणु का शीर्ष एक्रोसोम में संभागित रहता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन जन्मदर नियंत्रण की शैल विधि है? जन्मदर नियंत्रण की शैल विधि कौन सी है? तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसको पढ़ ले। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, अ तथा ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी यानी नर नसबंदी और मादा नसबंदी दोनों ही यह जन्मदर नियंत्रण की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी सही हो गया आपका। ठीक है। नेक्स्ट, समयुग्म की पाई जाती है। समयुग्म की किसमें पाई जाती है? शैवाल, आवृंत बीजी, अनावृंत बीजी या इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल में समयुग्म की पाई जाती है। अगला, मेंडल ने प्रस्तावित किया, मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था? अर्जित गुणों की वंशागति, आनुवांशिकता के नियम, सहलग्नता के नियम या ऊर्जा का नियम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकता का नियम मेंडल ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, स्प्लिट जीन याद रखिए, या इंट्रोन, एक्सोन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोन कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रतिलेखन है। प्रतिलेखन कौन सा है? इसमें आपको बताना है प्रतिलेखन कौन सा है। ऑप्शन यहाँ दिया गया है, आप देख लीजिए, डीएनए का बनना, संदेशवाहक आरएनए का बनना, प्रोटीन का बनना या अमीनो अम्ल का बनना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिए, संदेशवाहक आरएनए का बनना, एमआरएनए इसको बोलते हैं। अनुप्रवाह संसाधन में क्या है? अनुप्रवाह संसाधन में क्या होता है? पृथक्करण, शोधन और तथा भी दोनों या उत्पाद। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रवाह संसाधन में पृथक्करण होता है और शोधन, दोनों की क्रियाएं होती है। अगला है,
रोधकूट की संख्या कितनी है? रोधकूट की संख्या कितनी है? तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। रोधकूट की संख्या 3 होती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? ये भी बार बार क्लास में हम लोग चर्चा करते थे कि हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है। तो यह है वंशागत भी है, अप्रभावी लक्षण भी है और एक्स गुणसूत्र संलग्न है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन आपका सही है, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एकिडना क्या है? एकिडना क्या है? तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, अवशेषी जीव, योजककारी, विलुप्तकारी, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, यह एक योजककारी है। एकिडना जो है योजककारी है। इको आरआई एंजाइम स्रोत क्या है? इको आरआई एंजाइम का स्रोत क्या है? तो ई खोलाई, टीएमई या प्रियॉन्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका स्रोत है ई कोलाई, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ई कोली। नेक्स्ट है, पीसीआर किस रोग की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पीसीआर किस रोग की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है? टाइफाइड, कैंसर, टीबी या इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा, यह कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है, कैंसर के लिए पीसीआर। रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम निम्न में कौन है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन है? ऑप्शन लाइगेज, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस या दोनों। तो आपका आंसर होगा दोनों। यह दोनों है, ब तथा स, यानी एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस दोनों है। अगला है, गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं गोल्डन धान में ए बी सी डी दिया गया है, लेकिन गोल्डन धान में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, अतः आपका ऑप्शन ए सही होगा। उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है, उत्परिवर्तन कराया जाता है अल्ट्रा वायलेट किरण से, गामा किरण से, अल्फा किरण से या बीटा किरण से। तो आपका आंसर होगा गामा किरण से कराया जाता है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में पौधों का उत्पादन करने की विधि क्या कहलाता है? सूक्ष्म प्रजनन, भ्रूण प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन या भ्रूण पोषण प्रवर्धन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म प्रजनन कहलाता है। अगला है, जेल वैद्युत का संचलन का उपयोग होता है, जेल वैद्युत का संचलन यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग होता है किसके लिए? तो आपको पता होगा इसका उपयोग किया जाता है सभी को अलग करने के लिए, डीएनए को अलग करने के लिए किया जाता है, यानी डीएनए को अलग करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, यानी सभी को पृथक करने के लिए, यानी मतलब डीएनए को पृथक करना, आरएनए को पृथक करना, प्रोटीन को पृथक करना। आपका ऑप्शन डी सही है, सभी को अलग करने के लिए। टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, टीआई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा टीआई प्लाज्मिड जो है वो पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस में, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, अगला, यौन संचारी रोग कौन है? यौन संचारी रोग कौन है? तो यहाँ देख लीजिए, एड्स भी है, सिफिलिस है, गोनोरिया भी है, यानी इनमें सभी, ऑप्शन डी आपका सही हो गया। ठीक है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है ये बताना है। टी लिम्फोसाइट ऑप्शन दिया गया है पेट में, थाइमस में, यकृत में या अस्थि मज्जा में। तो जो टी लिम्फोसाइट है वह उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन डी सही होगा। इडली डोसा के आटे में कौन सा सूक्ष्म प्रयुक्त होता है? इडली और डोसा के आटे में कौन सा सूक्ष्म प्रयुक्त होता है? ईस्ट, जीवाणु, विषाणु या इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट प्रयोग होता है, इडली डोसा में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अबोर्दीय विषाणु कारक है, अबोर्दीय विषाणु कारक कौन सा है? तो अबोर्दीय विषाणु कारक आप याद रखें वह कैंसर कारक है, कैंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला, पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, यानी पेनिसिलिन किससे उत्पन्न होता है? पेनिसिलिन किससे उत्पन्न होता है? तो पी नोटेट्रम से उत्पन्न होता है, पी नोटेट्रम्स, ऑप्शन सी सही होगा आपका, पी नोटेट्रम से। अगला, कौन जैव उर्वरक है? यानी आपको जैव उर्वरक की पहचान करनी है। तो यहाँ देख लीजिए, माइकोराइजा ये भी जैव उर्वरक है, फ्रैकिया ये भी जैव उर्वरक और एजोवैक्टर ये तीनों जैव उर्वरक हैं, यानी इनमें सभी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। माइकोराइजा, फ्रैकिया और एजोवैक्टर, ऑप्शन डी सही है। कौन नाइट्रो चयापचय कराता है? कौन नाइट्रोजन चयापचय
कराता है वो कौन है जो नाइट्रोजन का चयापचय कराता है? तो देख लीजिए यहाँ राइजोबियम भी है या एस्यूडोमोनस है और एजोवेक्टर भी है, तीनों है, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा, इसका भी डी सही हो जाएगा। पौधों में पिंकनाशी प्रतिरोधक जीन होता है, पिंकनाशी प्रतिरोधक जीन कहाँ होता है ये आपको बताना है, तो आपका आंसर होगा बीटी, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, परितंत्र शब्द दिया, यानी परितंत्र शब्द किसने दिया था, कौन सा वैज्ञानिक था जो परितंत्र शब्द को दिया था? तो आपका ये आंसर हो जाएगा, परितंत्र शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे एजी टांसले, एजी टांसले, ऑप्शन सी सही होगा आपका। ठीक है, एजी टांसले। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है? प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो देख लीजिए वन भी है, नदी भी है, तालाब भी है, ऑप्शन डी सही होगा इनमें सभी। यानी अधिकतर आप परीक्षा देने जाइएगा तो एक बात याद रखिएगा, अगर सभी ऑप्शन में है तो उसका आंसर सभी ही होगा। कोई क्वेश्चन हो अगर सभी दिया है तो सभी होगा, लगभग बने ऐसा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा, उल्टा, तिरछा, इनमें से सभी। तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। देखिए यहाँ तो नहीं काम किया, लेकिन अधिकतर केसों में क्या होता है, सभी जब ऑप्शन होता है ना तो लगभग सभी हो जाता है। तो ऊर्जा का पिरामिड लगभग क्या होता है? सीधा होता है, हमेशा सीधा। कौन विलुप्त स्पीसीज है? कौन विलुप्त स्पीसीज है? एक्सोरा, निपेंथिस या टिकोमा या इनमें से सभी, कौन है? तो यहाँ आपका ऑप्शन होगा निपेंथिस जो है बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, अभी यह देखने को भी नहीं मिलेगा आपको। अगला, विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं? टोटल हॉट स्पॉट कितना है ये आपको बताना है। तो टोटल हॉट स्पॉट आप याद रखें 34 है, 34 है, ऑप्शन डी सही होगा आपका। ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो याद रहे ओजोन परत जो है वो आपका समताप मंडल में पाया जाता है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो 35 ऑब्जेक्टिव इसमें क्लियर हो गया। आप इस सारे ऑब्जेक्टिव याद कर जाएंगे और यहाँ आप सब्जेक्टिव देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इन सारे सब्जेक्टिव को कोशिश करेंगे कि आप याद कर जाएं। पहला, मेंडेल के प्रभाविता का नियम। दूसरा, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, परिभाषित करें। डीएनए आरएनए में अंतर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे। संक्रमण रोग से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। टिप्पणी लिखें, बेटी का पास गोल्डन धान, टिप्पणी लिखना है। अगला है, जीन क्लोनिंग से क्या समझते हैं। आहार श्रृंखला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैव विविधता के ह्रास से क्या समझते हैं। पारिस्थितिक अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। मनुष्य में किन्हीं दो गुणसूत्र ये विकार का वर्णन करना है। अम्लीय वर्षा पर टिप्पणी। अनुवांशिक कूट के गुणों के बारे में लिखें। अगला है, जैव उर्वरक को साधारण परिभाषित करें। अगला है, टी प्लाज्मिड से क्या समझते हैं, वर्णन करें। मनुष्य में रोगों के प्रसार पर टिप्पणी लिखें। अगला है, समजात और असमजात अंग में अंतर स्पष्ट करें। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, देख लीजिए। काफ़ी VVI क्वेश्चन है, आप इन सारे प्रश्न देख लेंगे। मानव के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाएं, VVI। संलग्नता से क्या समझते हैं, संलग्नता वर्ग समझाएं तथा संलग्नता के महत्व का वर्णन करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में कैसे सहायक है, वर्णन करें। जैव उर्वरक और परजीवी जंतु का आपको टिप्पणी लिखना है। जैव प्रौद्योगिकी के क्या क्या प्रक्रम हैं, वर्णन करें। इन सब का आंसर हमने दिया है, आप यहाँ देखेंगे अथवा में दिया है क्वेश्चन। निम्न पर टिप्पणी लिखें। अनुवांशिकता, शोध जीव या मधुमक्खी पालन, इस पर आपको क्या करना है, विकिपीडिया में टिप्पणी लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका आंसर यहाँ है, आप यहाँ आंसर देख लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों हमने लिख दिया है। डीएनए आरएनए में अंतर है और ये हिंदी में भी आंसर है और इंग्लिश में भी आंसर है। आप दोनों आंसर को अच्छा से देखेंगे। जैसे था आपका क्वेश्चन, आप देख लेंगे उसको। यानी तीसरा क्वेश्चन था, संक्रमण रोग से क्या समझते हैं, तो यहाँ देख लीजिए। दूसरा का डीएनए आरएनए में अंतर था, तो ये इंग्लिश में, यहाँ हिंदी में नहीं हो पाया। आप यहाँ देखिए नीचे है, ये भी इंग्लिश में लिख दिया है। और ये संक्रमण रोग ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है, इन दूसरे संक्रमण फैलाता है, संक्रमण रोग कहलाता है। जैसे क्षय रोग हो गया, हैजा, इन्फ्लुएंजा, कुछ संक्रामक रोग वाहक के द्वारा भी फैलते हैं, जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे
अगला यहाँ डी एंड में अंतर है, आप इसको पढ़ लेंगे, काफ़ी आसान है, इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हिंदी में उसको लिखा गया है। और चौथा क्वेश्चन था बीटी कपास गोल्डन धान, इसमें इस पर टिप्पणी लिखना था। तो देखिए बीटी कपास पर टिप्पणी लिखा गया है और ये गोल्डन धान पर भी टिप्पणी लिखा गया है। दोनों को आप ध्यान से देखेंगे। गोल्डन धान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे VVI समझें और इसको याद कर जाएं। अगला क्वेश्चन था 5 नंबर, देख लेंगे। 5 नंबर था जीन क्लोनिंग से क्या समझते हैं। तो देखिए जीन क्लोनिंग, इसके लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है जीन क्लोनिंग के लिए। जीन प्राप्त करने की तैयारी और संवाहक में प्रवेश कराना, और दोनों की प्रक्रिया यहाँ लिखी गई है। यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर जाएंगे। एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। इंग्लिश में भी यहाँ जीन क्लोनिंग की प्रक्रिया यहाँ है, प्रिपरेशन ऑफ द जीन। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ देख लीजिए आहार श्रृंखला। 6 नंबर था आहार श्रृंखला नहीं है, सौर ऊर्जा में आहार श्रृंखला से क्या समझते हैं, ठीक है। आहार श्रृंखला ही 6 नंबर क्वेश्चन था। तो सौर ऊर्जा के उत्पादक ग्रहण करते हैं क्या ऊर्जा को, उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, फिर शाकाहारी जंतुओं को द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं और इन्हें उच्चतम श्रेणी के तृतीयक उपभोक्ता खा जाते हैं। इस प्रकार परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों द्वारा होता है, इसलिए इसे आहार श्रृंखला कहता है। आहार श्रृंखला में क्या होता है, सारे जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इसे ही आहार श्रृंखला कहा जाता है। यहाँ आप फिगर से समझ सकते हैं, आप देख लीजिए। तो टोटल क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया गया है। आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको हम क्या करते हैं, इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वहाँ से आप क्या कीजिए, इसे डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। इसका PDF मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर लीजिए, ठीक है। गुणसूत्रीय विकार बहुत इंपॉर्टेंट, डाउन सिंड्रोम याद करें और इसे लिख भी लें, ठीक है। तो आप देख लेंगे सारे क्वेश्चन का, हम मैं PDF इसका देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।